जेन जी एक ऐसी जनरेशन जो कि डिजिटल दौर में पैदा हुई है। आजकल का जेन जी घंटों घंटों सोशल मीडिया पे गुजारता है बगैर किसी मकसद के, जिस वजह से इस जनरेशन को बेकार जनरेशन भी कहा जाता है। लेकिन यही जेन जी क्या कर सकता है, ये हमने देखा नेपाल में। इस वक्त हजारों जेन जी सड़कों पर प्रोटेस्ट करते और तोड़फोड़ करते देखे जा सकते हैं नेपाल में। कई वीडियोस नेपाल से आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि लोगों ने पार्लियामेंट और दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगा दी है। एक वीडियो में ऐसा भी दिखा गया कि लोगों ने नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को घर से निकालकर उनके कपड़े उतारकर उन्हें मारा पीटा। लेकिन आखिर इतने वायलेंटिक प्रोटेस्ट की वजह क्या बनी, क्यों लोग इतना ज्यादा वायलेंट हो गए? तो इसके पीछे की एक रीजन बताई जा रही है सोशल मीडिया पे बैन नेपाल की गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन क्या ये इकलौती वजह है इतने वायलेंटिक प्रोटेस्ट के पीछे, या कहानी कुछ और ही है? आइए समझते हैं। ये प्रोटेस्ट शुरू होता है 8 सितंबर 2025 को नेपाल के कैपिटल काठमांडू से। इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था एक एनजीओ हामी नेपाल की तरफ से, जिसमें ज्यादातर प्रोटेस्टर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था काठमांडू के सेंट्रल मेटिगर और इनका मार्च जाना था पार्लियामेंट के बाहर। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल था, लेकिन जब लोग पार्लियामेंट के बाहर पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी जाती हैं वहां पर कंट्रोल बनाने के लिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से प्रोटेस्टर्स पर वाटर कैनन्स, टीयर गैस, रबर बुलेट्स फायर किए जाते हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर के बीच में काफी क्लैशेस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हद तो तब होती है जब कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और गवर्नमेंट के कहने पर प्रोटेस्टर्स पर लाइव बुलेट्स फायर कर दी जाती हैं, जिसमें करीब 19 लोग मारे जाते हैं और 200 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो जाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती तो मामला बातचीत से भी हल कर सकती थी, लेकिन पावर के जरिए से सिचुएशन को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। लाइव बुलेट से होने वाली कैजुअलिटीज के बाद प्रोटेस्टर्स का गुस्सा और भी बढ़ गया। लोग पार्लियामेंट और दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगा देते हैं। नेपाल की दूसरी सिटी से भी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकल आते हैं। इतनी खराब सिचुएशन देखकर गवर्नमेंट कर्फ्यू लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। ये सारी सिचुएशन देखकर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली फौरन से अपनी सीट से रिजाइन कर देते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गवर्नमेंट को एक बात पहले ही समझनी चाहिए थी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ी पावर ही अवाम की होती है, और अगर आप इसी अवाम पर गोली चला दोगे तो जो अवाम आपको इक़्तिदार में लेके आ सकती है, वो अवाम आपका तख्ता भी लुट सकती है। खैर, यहाँ पर एक सवाल आता है कि इतने वायलेंटिक प्रोटेस्ट के पीछे की वजह क्या है? एक वजह जो सबसे ज़्यादा बताई जा रही है वह है सोशल मीडिया पे लगाया जाने वाला बैन नेपाल की गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन ये सिर्फ एक वजह नहीं है इस प्रोटेस्ट के पीछे। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेपोटिज्म भी वजह है इस प्रोटेस्ट के पीछे। लेकिन पहले इस सोशल मीडिया पे लगाए जाने वाले बैन को समझते हैं। नेपाल की सरकार ने नवंबर 2023 में डायरेक्टिव ऑन रेगुलेटिंग द यूज ऑफ सोशल मीडिया नाम की एक डायरेक्टिव जारी की थी। गवर्नमेंट का कहना था कि ये सोशल मीडिया पे होने वाले फ्रॉड और फेक न्यूज को रोकने के लिए है। इस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने 5 पब्लिक नोटिस भी इशू किए थे सभी सोशल मीडिया ऐप्स को, जिनमें से सिर्फ 7 प्लेटफॉर्म ने ही खुद को रजिस्टर कराया था। और इन 7 रजिस्टर होने वाले सोशल मीडिया ऐप में सबसे बड़ा नाम टिकटॉक का था। इसके बाद 28 अगस्त 2025 को सरकार फिर से इन सोशल मीडिया ऐप्स को नोटिस भिजवाती है कि 7 दिन के अंदर अंदर खुद को रजिस्टर करा लो वरना बैन कर दिए जाओगे। लेकिन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद को रजिस्टर नहीं कराता और 8 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए जाते हैं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैप, एक्स, व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी शामिल थे। प्रोटेस्टर्स के मुताबिक सरकार ने ये बैन सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि वो आवाम की आवाज़ को दबा सके। असल में बात कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से लोग सोशल मीडिया पे आके नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे। सोशल मीडिया पे लोग पॉलिटिक्स के बच्चों के लेविश और लग्जरी लाइफस्टाइल को एक्सपोज कर रहे थे। हैशटैग नेपोकिड्स का ट्रेंड चल रहा था सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया पे जहाँ पर मिनिस्टर के बच्चे महंगे बैग्स और स्पोर्ट्स कार्स में फ्लेक्स करते हैं, वहीं पर एक आम नेपाली की जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात रोज आती हैं, इस चीज को कंपेयर करके दिखाया जा रहा था। नेपाल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 में 22.7% पर था, यानी यहाँ पर हर 5 में से 1 या 2 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट न्यू जॉब्स प्रोड्यूस ही नहीं करती, इस वजह से लोगों को पैसे कमाने के लिए दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ता है। सिर्फ 2024 से 2025 के बीच में ही 1,70,000 नेपाली दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर गए एम्प्लॉयमेंट के लिए। सरकार के पास ना तो देने को जॉब है और दूसरी तरफ उनके अपने नेपो किड्स लग्जरी दिखाते और फ्लेक्स करते नजर आते हैं इंस्टाग्राम पे। और जब लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया तो सोशल मीडिया पे ही बैन लगा दिया गया, जिस वजह से जो लोग सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत कमा भी रहे थे उनकी आमदनी भी खत्म हो गई। इसी वजह से लोगों का कहना था कि सरकार उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है।
जो कि मेरी नज़र में सच भी है, क्योंकि नवंबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सभी प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करने का कहा था। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी थी इन ऐप्स को बैन करने की जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया। लेकिन अब आकर ही क्यों इन ऐप्स पर बैन लगाया गया, जब लोग सोशल मीडिया पे आके बोलने लग रहे थे? पहले क्यों नहीं बैन लगाया गया, जबकि 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी थी इन ऐप्स को बैन करने की? लेकिन इन सब रीज़न में एक जो सबसे बड़ा रीज़न है इस प्रोटेस्ट के पीछे, वो है करप्शन। नेपाल के लोगों ने शुरू से ही करप्शन की वजह से बहुत नुकसान उठाया। 2008 से पहले नेपाल में मोनार्की सिस्टम था, इसमें सारी पावर किसी राजा के पास होती है। नेपाल के लास्ट किंग थे किंग गेंद्रा, लेकिन मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने के लिए नेपाल में 2006 से ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और 2008 में जाकर फाइनली नेपाल से मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया और नेपाल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गया। लेकिन मोनार्की सिस्टम ख़त्म होने के बाद भी नेपाल की हालत कुछ खास बदली नहीं थी। 2008 के बाद से नेपाल में 14 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है 2025 तक। किसी भी गवर्नमेंट ने अपनी टाइम ड्यूरेशन पूरी नहीं की। कोई गवर्नमेंट 8 महीने चली तो कोई बस 1 साल, सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से। यहाँ पर रूल करने वाली पार्टी भी सिर्फ 5 से 6 ही हैं, जो कि बारी बारी से आती हैं, अपने हिस्से का लूट कर चली जाती हैं, लेकिन नेपाल की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से एक इदारा है जो कि करप्टेड कंट्रीज़ को 0 से 100 के बीच में एक रैंक देता है। ये इदारा हर साल एक रिपोर्ट निकालता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें 180 कंट्रीज़ को 0 से 100 के बीच में कोई रैंक दिया जाता है। 0 का मतलब है एक ऐसी कंट्री जहाँ पर कोई भी करप्शन नहीं होती और 100 का मतलब है वेरी करप्टेड कंट्री। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल का रैंक 24 है, यानी यहाँ पर किस लेवल की करप्शन होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये थे सारे ओवरऑल फैक्टर्स जो कि इस प्रोटेस्ट की वजह बने। अभी तक की अपडेट बस यही है कि सुशीला कर्की को न्यू PM बना दिया गया नेपाल में और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 मार्च को दोबारा इलेक्शन होंगे नेपाल में। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।